नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो शाम के बजने वाले हैं 5 और ये बुलेटिन ताजा तरीन आपके लिए लेकर हाजिर है कुछ गर्मा गर्म खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। राइजिंग इंडिया में पीयूष गोयल का विपक्षी दलों पर बड़ा वार, बोले भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है विपक्ष। अडानी मामले पर भी दी सफाई, कहा सरकार का दामन साफ। हंगामे की वजह से आज भी नहीं चली संसद, हालांकि लोकसभा से कंपटीशन कानून में बदलाव को मिली हरी झंडी। कर्नाटक में चुनावी तारीखों का ऐलान, 10 मई को डाले जाएंगे वोट, 13 को आएंगे नतीजे। राज्य में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर। मार्च सीरीज के आखिरी दिन बाजार में रहा जोश, मेटल रियल्टी और ऑटो शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। सेंसेक्स 346 तो निफ्टी 129 पॉइंट ऊपर बंद। मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक जारी, ईसीजी फ्रेमवर्क, रेटिंग और डिस्क्लोजर, रिटेल निवेशकों के लिए ट्रेड सेटलमेंट जैसे मुद्दों पर हो रही है चर्चा। प्रीपेड वॉलेट से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पड़ेगा महंगा, 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर 1 अप्रैल से लगेगा 1% तक चार्ज। नॉर्मल बैंक टू बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन कस्टमर के लिए रहेगा फ्री, यूपीआई ने दी सफाई। कोरोना के डेली न्यू केस 2100 के पार, 5 महीने में सबसे ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा फैल रहा है संक्रमण। और स्ट्रे डॉग्स को खिलाने के लिए जगह तय करे हाउसिंग सोसाइटी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिए निर्देश, कहा सिविल सोसाइटी में कुत्तों के साथ क्रूरता स्वीकार नहीं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नेटवर्क 18 और न्यूज 18 के इनिशिएटिव राइजिंग इंडिया समिट के साथ। राइजिंग इंडिया इस साल सेलिब्रेट कर रहा है देश के रियल हीरोज को, और आज से एक बड़े समारोह का आयोजन भी शुरू हुआ है। राइजिंग इंडिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि चीन के मसले पर बेबाक राय उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि हमें चीन के साथ विवाद को अच्छे से समझना होगा। जयशंकर ने कहा कि चीन के मसले पर काम खत्म नहीं हुआ है और पिछले 3 साल में इस पर काफी प्रगति हुई है। So tell me, since you mentioned China, where are we on this, the border confrontation that happened? I mean, I believe out of the 7 odd points, 5 there has been disengagement, 2 there is still no disengagement. Just a broad understanding that, do you believe this has gone beyond the remit of army commanders? This has to be a political sort of dialogue and eventually moving to resolve the situation? This is still unfinished work. There are places where we have this forward deployments. We continue to work away at it. I will only remind you when this started in the summer of 2020. Yeah. If you took the cumulative analysis of this city, people told me this, we're not going to get a solution. The Chinese are going to do this, there's nothing you can do. I would say, please look at the last 2 to 3 years. Yeah. My sense is the military has done what the military should do. The military has deployed. The military deployed in the COVID. The military is deployed round the year. The military is deployed through the winter. The military is deployed at great heights. Yeah. And secondly, the military and diplomacy has worked in lockstep. Now, your question, should you not leave it to military commanders? First of all, it has never been left entirely to military commanders. The military commanders and the diplomats work as a team. Now, you cannot, to take away the military commanders is ridiculous, because the military commander is a person who knows the troops, who knows the topography, who actually knows what is mutual and equal security, which by the way means it's not like the distance on the map. There are many other factors which come into being. So I would say, actually, in the last 3 years, this combo of military diplomacy and diplomacy working in lockstep has made progress. I accept that, we have not been able to sort everything out, but I also tell you that I have not, it's not like for me the end of the road. We will keep at it.
न्यूज 18 इंडिया के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। आजादी का यह अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में लेकिन विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का बुरा हाल हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू हैव टू से? मैं समझता हूं भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल हो चुका है। चिंता तो उनको ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार इस देश के जनमानस में भी घृणा है और फाइनली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका आनंद भी है। भ्रष्टाचारियों की एक पूरी कोएलिशन ऑफ द करप्ट खड़ा हो रहा है। कई लोग डर रहे हैं कि उनके कारनामे सामने आ रहे हैं। कई सारे कानूनी मामले चल रहे हैं। अब आप सबको पता नहीं, खबर है कि नहीं, आज के दिन लगभग 7 केसेस में 7 श्री राहुल गांधी जी बेल पर हैं। तो अब जो कोर्ट जिन्होंने उनको बेल दिया तो क्या वो भी हमारे कब्जे में थे? इधर पीयूष गोयल ने अडानी के मुद्दे पर भी अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि अडानी के मामले में सरकार का दामन साफ है। वो कहते हैं कि अदानी को लेकर आपका शासन डरा हुआ है, ना जांच करा रही है सरकार, ना बात कर रही है उसके बारे में, ना जवाब दे रही है। एलआईसी और पीएफ का पैसा भी अदानी को दे दिया गया है। देखिए, ये अभी बहुत विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा रखी है जो जांच कर रही है। सेबी ने अनाउंस किया कि उनकी कमेटी भी जांच कर रही है या सेबी जांच कर रही है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया एक भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हो, कोई उनको फेवर किया हो। एक कंपनी छोड़ो, कोई प्रकार की कंपनी को इस सरकार ने फेवर नहीं किया। हर एक निर्णय ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर एक निर्णय पारदर्शी एक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। उल्टे मुझे लगता है कि अगर इतना उनको चिंता है तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट झारखंड में मिले जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मिले, राजस्थान में मिले, उस सब की तो जांच करा लें। क्यों, हमारा तो दामन साफ है। हमने कोई सवाल पूछा मैंने, उन्होंने बोला किसी को फेवर नहीं मैंने किया। उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि हम मेरिट पे दे रहे हैं, आप लोग नॉन मेरिट पे दे रहे हैं, यानी बीजेपी तो की सरकार। पुष्टि तो करे ना, कुछ तो प्रमाण तो निकाले। आरोप लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, कुछ भी आरोप लगा दो। तो न्यूज 18 नेटवर्क के खास कार्यक्रम राइजिंग इंडिया में कई गणमान्य अतिथि पहुंच रहे हैं लगातार, और आज शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे वहां पर। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत होगी आज रात 8 बजे। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ राइजिंग इंडिया रियल हीरोज में। चलिए अब एक आपके काम की खबर जो सीधे आपकी जेब के साथ जुड़ी हुई है। प्रीपेड वॉलेट से मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अब फ्री नहीं रहेगा। इसे लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इसमें 2000 रुपए से ज्यादा के पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% तक चार्ज लगेगा और 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। हालांकि कस्टमर और बैंक टू बैंक नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस नहीं है। वहीं न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग इंडिया समिट में एनसीपीआई के एमडी और सीईओ ने इस पर सफाई भी दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। What is the reason behind the charges that you've brought in? I know you've clarified that these charges don't impact you and me, i.e. the consumer. It is at the merchant's end that the charge applies. But explain to me the reason behind this. The notification which we issued was pertaining to the prepaid wallets, right? Yeah. Because with the RBI guideline, the wallets are now interoperable. And while they were already operating on the cards, they were not permitted in UPI. So to permit them on UPI, the interchange was permitted. So that's, I think, a nutshell clarified. Again, there as well, only the merchant pays, the consumer doesn't pay anything. तो यहां पर ये सफाई आते हुए थोड़ा और क्लेरिफाई कर दे इसको कि जो वॉलेट होती है, यानी कि एक तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है, और वॉलेट में आपको उसे चार्ज करना पड़ता है। अब अभी तक जो वॉलेट चार्ज होती हैं वो कार्ड्स के थ्रू होती हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ऑलरेडी उस पर एक सरचार्ज लगता है या उस पर एक चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब आप उसको यूपीआई से भी चार्ज कर पाएंगे। ये बात पहले आई थी और अब इसको ऑन कर दिया गया है। लेकिन जब आप यूपीआई से इसे चार्ज करेंगे तो इस पर
1.1% तक का चार्ज लगेगा। लेकिन किन के लिए? सिर्फ मर्चेंट लोगों के लिए। और मर्चेंट को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि मर्चेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है या उनकी जो केवाईसी होती है वो आम आदमी या नॉर्मल कंज्यूमर से अलग होती है। तो जब मर्चेंट अपने ही वॉलेट को रिचार्ज करेगा यूपीआई के थ्रू, तो सिर्फ वहीं पर ये ट्रांजैक्शन लगेगा। इस खबर को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन जो जनरल यूपीआई ट्रांजैक्शन है जिसमें आप कहीं पेमेंट देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, वो सब फ्री रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी अडानी और राहुल के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस बीच लोकसभा में कंपटीशन कानून में बदलाव को मंजूरी जरूर दे दी गई। संसद पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज भी हंगामे की भेंट चढ़ी, संसद क्या अपडेट है, क्या क्या रहा आज, क्यों हंगामा इतना? दरअसल संसद का अब जो हाल देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत हुए करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन संसद में एक दिन का भी कामकाज नहीं हुआ और आज भी कामकाज होने की ना तो संभावना थी और ना तो कोई कामकाज हुआ। सुबह बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई, वहाँ पर रणनीति ये बन रही थी कि आखिर कैसे इस हंगामे के बीच में कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अदानी वाले मामले पे जेपीसी की गठन की मांग करते रहे, संसद के भीतर संसद के बाहर भी काले कपड़े को लेकर प्रदर्शन करते रहे और स्थिति ये थी कि सदन की कार्रवाई कुछ मिनटों के लिए शुरू होती थी और फिर स्थगित करनी पड़ती थी। आखिरकार सदन की कार्रवाई को 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इस बीच 2-3 चीजें हुई जो महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो ये कि लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी संसद में दिखे, क्योंकि कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक थी जिसमें रणनीति खासतौर से यह बनी कि सरकार पर दबाव और कैसे बनाया जाए ज्यादा और प्रदर्शन को और कैसे तेज किया जाए। इससे पहले बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी जहां पे हंगामे के बीच कामकाज को आगे बढ़ाने की बातचीत होती रही। और एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी, ये खबरों में है, तो एक घटना भी खबर बन गई, वो ये कि मोहम्मद फैजल जो एनसीपी के सांसद रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो आज उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया, क्योंकि अपने जो इस कोर्ट के फैसले के आधार पर सदस्यता रद्द की गई थी, उस कोर्ट के फैसले पर रोक लगा लिया उन्होंने कोर्ट में जाकर के। तो अब उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। हालांकि इस खबर के बीच में चर्चा ये रही कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ या फिर उनके खिलाफ जो फैसला आया है कोर्ट का, उस फैसले के खिलाफ कब वो अपील करेंगे। लेकिन उसका कोई ठोस जवाब वहां जो संसद में सांसद थे वो भी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हंगामा जरूर कर रहे थे। हालांकि इस हंगामे के बीच में कॉम्पिटिशन बिल में जो अमेंडमेंट की बात थी उसको लोकसभा ने मंजूरी जरूर दे दी। तो यहां पर चलिए हंगामा हुआ, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि आज लोकसभा से कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को जरूर मंजूरी मिल गई, इसमें क्या डिटेल है लक्ष्मण? इस जो कंपटीशन बिल में अमेंडमेंट को लोकसभा ने मंजूरी दी है उसमें 3-4 खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिन कंपनियों पर कंपटीशन कानून के उल्लंघन का आरोप है उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद वो चाहे तो वो सेटलमेंट फाइल कर सकती हैं। यानी कि हम जो हुआ गलती हुआ उसको ठीक है, उसमें हम समझौता करना चाहते हैं, ये सेटलमेंट फाइल कर सकती हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि उसमें कार्टेलाइजेशन का आरोप ना हो, तभी आप ये सेटलमेंट के लिए आपको छूट मिलेगी। एक और चीज, आप कमिटमेंट दे सकते हैं कि हम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे या फिर जो प्रावधान थे कानून को उल्लंघन करने वाले उन प्रावधानों को वापस लेते हैं। इस तरह का कमिटमेंट करने का प्रावधान भी इस बिल में जोड़ दिया गया है। जैसा कि सेबी में आमतौर पर होता है सेटलमेंट का प्रावधान, वैसे अब कंपटीशन कानून में सेटलमेंट का प्रावधान होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुर्माना लगाया जाता था कंपनियों पर कंपटीशन कानून के उल्लंघन के मामले में, उस जुर्माने का आधार बनाया जाता था घरेलू टर्नओवर को लेकर के, लेकिन अब यहां पे उसको ग्लोबल टर्नओवर को माना जाएगा, आधार बनाया जाएगा। जैसे कि हाल के दिनों आपको याद होगा कि गूगल पर सीसीआई ने जो जुर्माना लगाया था वो करीब 950 करोड़ रुपए का जुर्माना था, क्योंकि उसके इंडिया का जो टर्नओवर उसको आधार बनाया था। लेकिन अब और ऐसे जुर्माना लगाया जाता तो करोड़ों में जाता, अरबों में जाता, क्योंकि गूगल के ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाया जाता। तो अब इस कानून में प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई कंपनी कंपटीशन कानून का उल्लंघन करता हुआ पाई जाती है तो फिर उस पर जो जुर्माना लगाया जाएगा उसके टर्नओवर का आकलन उसके घरेलू टर्नओवर से नहीं बल्कि ग्लोबल टर्नओवर को आधार बनाया जाएगा। जी लक्ष्मण, शुक्रिया। चलिए हम एक बार फिर से चलते हैं राइजिंग इंडिया समिट में, जहां पर नितिन गडकरी हाईवे मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। क्या उनसे बातचीत हो रही है, सीधी सुनेंगे। हाइड्रोजन पे अब चला सकते हैं, ऐसा उन्होंने ऑटो एक्सपो में मॉडल्स लॉन्च किए हैं। मुझे लगता है कि अब दिन दूर नहीं है। केवल 2 इम्पॉर्टेंट बातें उसमें हैं कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का है,
एक हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो कोल से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि दिल्ली में 3 बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। मैंने कहा कि ये पर्यटन स्थल बन गए। ये कचरे के हैं गाजीपुर और 2 जगह पर। तो अभी हमने 20 लाख टन कचरा, ये जो दिल्ली का यूरिया 2 जो है रिंग रोड, ये जो सोनीपत के आते हुए पेरिफेरल रोड के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में लोग जाएंगे डायरेक्ट। वो रोड पूरा बना है, उसमें हमने 20 लाख टन कचरा यूज़ किया है। अब इसी कचरे को सैग्रीगेट करके इसमें प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को अलग करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे मीथेन बनाकर मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा। एक मार्ग ये है जो एग्रीकल्चर में जो परली है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, उससे होगा। और दूसरा सोर्स जो है ये जो गंदा पानी है, कोई भी पानी पर हम लोग वेस्ट वाटर यूज़ करें और उसमें इलेक्ट्रोलाइज़र, हम इस समय वर्ल्ड में इलेक्ट्रोलाइज़र के नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइज़र से हम लोग पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करेंगे। फिर जो जनरेटर लगेगा 500 बार तक या 700 बार तक कंप्रेस करने के लिए, वो हम लोग 100% बायो इथेनॉल पर लेंगे, क्योंकि उसमें डीजल खर्चा करने से बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो ये पानी से भी हाइड्रोजन होगा। प्रॉब्लम एक है कि 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगेगी, तो उसकी कीमत जाएगी कम से कम $3 $4। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत $1 आनी चाहिए। तो अभी बंगलोर में हमारे इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको मैं गया था वहाँ, उन्होंने विदाउट पावर ये बायोमास, बायो वेस्ट से हाइड्रोजन बनाया है। तो वो $1 आएगा, तो 80 रुपये में हम लोग 450 किलोमीटर चल पाएंगे। तो लोगों में बहुत सस्ता होगा, ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है ना, हवाई जहाज़, बाद में हमारी केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, सब जगह पर हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जो हाइड्रोजन मिशन हमारे सरकार ने तय किया है, हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये हमारा प्रयास है। आपने हवाई जहाज़ की बात की, लोग कह रहे हैं कि आप तो हवाई जहाज़ों का धंधा ठप कर रहे हैं। जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं अब 2 घंटे में इधर, 4 घंटे में उधर। देखिए ये बात सही है कि अब इसी साल के अंदर में दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, जयपुर भी 2 घंटे में होगा, तो चंडीगढ़, अमृतसर 4 घंटे में होगा। अब देखो, यहाँ से एयरपोर्ट जाना है 1 घंटा, एयरपोर्ट पे बैठना विमान में जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ से जाने के लिए आधा पौन घंटा, और वहाँ से घर जाने के लिए 1 घंटा। अब कौन जाएगा दिल्ली से देहरादून? अगर रोड से डायरेक्ट हम नया रोड बना रहे 2 घंटे में जाएंगे, हरिद्वार में 2 घंटे में जाएंगे, तो कोई जाएगा नहीं। मुझे याद है मैं 95-2000 में जब मुंबई में मंत्री था, तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट मुंबई से पुणे के बीच में चलती थी। इब्जा यानी कि इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से सीएनबीसी आवास को सराहा है। 8वें इंडियन इंटरनेशनल बुलियन समिट में सीएनबीसी आवास को बेस्ट बिजनेस चैनल के सम्मान से नवाजा गया है। चैनल की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता ने यह अवार्ड इस मौके पर लिया। तो आप सभी दर्शकों को ये प्यार देने के लिए और इब्जा को भी ये सम्मान देने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। स्ट्रे डॉग्स के साथ क्रूरता सिविल सोसाइटी में स्वीकार नहीं की जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की एक सोसाइटी और एक पशु प्रेमी के बीच विवाद की सुनवाई करते हुए ये बातें कही हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने सोसाइटी को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जगह दे। कोर्ट ने कहा है कि अगर सोसाइटी इसमें बाधा डालती है तो यह कानून के खिलाफ होगा और अपराध माना जाएगा। 2 जजों के बेंच ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि जीवों की हर प्रजाति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार है।
कोर्ट ने सोसाइटी और पशु प्रेमियों को आपस में बैठकर मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। सोसाइटी ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। आज का कंज्यूमर अड्डा भी इसी पर है, तो जरूर देखिएगा शाम 5:57 पर सोसाइटी में डॉग्स का डाइनिंग एरिया। तो जैसा हमने कहा कि ये पूरा मुद्दा विवाद का विषय है। वक्त वक्त पे खबरें आपने देखी होंगी कि कभी कुत्तों ने हमला कर दिया या स्ट्रे डॉग्स ने किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाया या इसी तरह की कोई सोसाइटी में घटना। तो आज इसीलिए इसी पर है कंज्यूमर अड्डा सोसाइटी में डॉग्स का डाइनिंग एरिया 5:57 PM। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सचिवों की बैठक में एनएसए अजीत डोवाल ने कहा है कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डोवाल ने कहा कि हाल के वर्षों में ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप के लिए नई चुनौतियां पैदा हुई हैं। इसका असर एससीओ क्षेत्र पर भी पड़ा है। संस्था का चार्टर कहता है कि सदस्य देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। एससीओ देशों के सचिवों की बैठक में सभी 8 सदस्य देशों भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने ओपनिंग रिमार्क में डोवाल ने रीजनल कनेक्टिविटी के प्रति भारत का समर्थन जताया और कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। Terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols. कूनो नेशनल पार्क में नन्हे मेहमान आए हैं। जी हां, यहां पर 4 चीतों ने जन्म लिया है। करीब 70 साल के बाद ये पहला मौका है जब भारत की धरती पर चीतों का जन्म हुआ है। तो आइए आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं नन्हे मेहमानों की प्यारी सी तस्वीरों के साथ।